कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता। उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती। वो माशरे के अंदर जिधर कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, वहां जंगल का कानून होता है। वो जो मर्जी आप कर लें, आप अच्छी से भी पॉलिसीज ले आए, वहां गुर्बत होगी। सारी जो जिसको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, जो गरीब मुल्क हैं, उन सब की यही कहानी है। तो मैं इसलिए बार बार आपको समझाता हूं मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैंने ये मुल्क देखे हुए हैं, मैंने टाइम गुजारा हुआ है यहां, मुझे पता है। इसलिए मैंने 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी कि ये एशियन टाइगर नहीं बनने लगा पाकिस्तान, लाहौर को पेरिस नहीं आप बना सकते। जब आप अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, यहां की कौम को आजाद करेंगे, हकीकी आजादी देंगे, ये कौम खुद ही इस मुल्क को उठा लेगी। यहां जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, जो मेरी आज सुन रहे होंगे, मुझे मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उनसे पूछे तो सही क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके पैसा लगाते। वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि हम इसलिए पैसा नहीं लगाते पाकिस्तान में आके कि हमें डर होता है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और हम कब्जा नहीं छुड़ा सकते। तो हम कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जिसमें एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती। जब उस मुल्क में हमारी सरमाए की हिफाजत ही नहीं होती, तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएंगे। और दूसरी बात वो ये कहेंगे, खासतौर पर बरतानिया में जो बैठे पाकिस्तानी हैं, कि ये जो मुल्क के सरबराह हैं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आओ, तो अपना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ। और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर क्यों भेजते हैं। नंबर 1 चोरी का पैसा है, क्योंकि अगर चोरी का पैसा क्यों बाहर भेजना पड़ता है कि पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। यहां पर अगर एकदम इनकी दौलत में अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया। वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। और याद रखें, जब बाहर भेजते हैं, और मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि जब आपका मुल्क का पैसा चोरी करके, जिस तरह ये टीटी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का, ये पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था, और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन, और जरदारी भी यही करता था, तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके, चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है, ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को, ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमिया है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे बाहर हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में, ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो? कोई सोच सकता है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर की बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हो, और अगर पड़ी हो तो वो एक दिन भी ऑफिस में रह सकता है जब तक जवाब ना दे?
کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو, واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے, کیسز معاف ہو جائے, اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی ایک دو الزام لگائیں, جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا اس کا آرمی چیف کا. میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے. مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے. پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے, نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے, نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے. مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے. ان کو چاہیے. ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے. اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا. اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس میں. اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی. اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا. کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے. وہ اب اس کی خدمت کرے گا, وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا. اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا. ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے. اور یہی انہوں نے کروایا آج تک. عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بھگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا, تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی. اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی, ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی, ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی, چھپا نہیں رہی تھی. تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے. اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں, کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے, تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم, جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا, مجھے وہ بتائیں. آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں, پاکستانی کسانوں سے پوچھیں, پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا. 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں. تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی اور چوتھے سال میں 6%. اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے ہم نے 7% پہ جانا تھا. جو تیل کا تھا, جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا, تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں. تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے, وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے, یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ, تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی اسمانوں پہ چلی گئی. ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں, اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا. یہاں 27% ہے آج مہنگائی. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. اور انہوں نے ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے, آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے, 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں, ہمارے دور میں کدھر تھی. ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے, جو آج لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں, ان کے دور میں آج دیکھنا اب کدھر آ رہی ہیں, جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں. تو میں سوال یہ ہے کہ ہم
हमारे दौर में भी आईएमएफ था, हमारे दौर में भी कोरोना की वजह से महंगाई थी, आलमी महंगाई थी, लेकिन वो दौर देख लें मार्च का और ये आज देख लें, 6 महीने में ये मुल्क किधर पहुंचा है। आज वो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर से पूछ ले कि उनका क्या हाल हुआ है, आज वो मोटर वालों कितनी कारें बिक रही हैं, वो आज देख लें क्या हाल हुआ है। इंडस्ट्री जो तारीखी हमारे सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही, तकरीबन 26%, वो आज 0 पे पहुंच गई है। इसके अलावा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी। फैसलाबाद में 8 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वही फैसलाबाद जिधर मजदूर नहीं मिल रहा था मार्च के अंदर। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि ये क्या, ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौम को किधर से किधर ले गए हैं? आज पाकिस्तान के पास जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। ग्रोथ रेट का मतलब कि दौलत में इजाफा होता है। जब ग्रोथ रेट नीचे आता है और ये आप ये सोच रहे हैं कि अब ये पहुंच जाएगा 6% जो हमारे दौर से, अब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 1% से भी कम। जब दौलत के अंदर इजाफा कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने कर्जे तो देने हैं, कर्जे लिए हुए हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो जब हमारी दौलत में इजाफा ही नहीं हो रहा तो कर्जों की किस्तें कैसे वापस करेंगे? किधर से पैसा आएगा? आज यह हाल हो गया है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं कर्जों की किस्तें वापस करने पे, तो कर्जों में डूबता जा रहा है मुल्क। और जो दौलत बढ़ रही थी वो अब बढ़ नहीं रही। दौलत के अंदर इजाफा होगा तो कर्जे वापस करेंगे, वो तो अब नीचे जा रहा है। हमारी टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो नीचे जा रही हैं, तो इस दौलत नीचे जा रही है मुल्क की। तो ये किसने, कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? ये कौम सवाल पूछेगी। तारीख ये चीज नोट कर रही है कि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके। और ये जो समझते हैं कि लोगों के मुंह बंद करके, लोगों के सहाफियों को जो अरशद शरीफ से किया है, जो इस वक्त कौम शौक में है कि जो अरशद शरीफ से किया गया है, कौम सवाल पूछ रही है कि क्या ये तरीका मुल्क को चलाने का कि पहले इन चोरों को लेके आओ, उसके बाद लोगों को कहो हजम करो ये, क्योंकि हमने फैसला कर लिया अब ये आपके ऊपर बैठेंगे, और जब कौम नहीं माने तो उनको मारो, सहाफी नहीं मारे तो उनको डंडे मारो, उनको तशद्दुद करो, उनको बाहर भिजवा दो, और ये जो कत्ल करवा दो जो अरशद शरीफ से किया है। फिर आजम स्वाति जैसे लोग जो उससे किया इन्होंने, कि उसने कोई तनकीद कर दी, वो कौन सी उसने इतनी बड़ी क़यामत थी कि उसको नंगा करके बच्चों के सामने पहले मारो, फिर नंगा करके तशद्दुद करो, और फिर जो वीडियो दी है, यानी इससे तो कोई सारी आज कौम दंग है कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए आप मियां बीवी की वीडियो डाल दें। यहां हम गिर गए हैं सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं हम इन चोरों को तस्लीम कर लें। और इसलिए मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि देखें, ये एक फैसला कुन वक्त है हमारी तारीख का। आपने सब ने शिरकत करनी है। ये इमरान खान की तहरीक नहीं है, ये आपकी तहरीक है। और यहां हमारा नौजवान, मैं खास नौजवानों, 68% पाकिस्तान की कौम 28 साल की उम्र से कम है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप में शऊर आ चुका है। आप ये समझ जाएं कि जो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, जो कौम गुलाम होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो सारी दुनिया में ठोकरें खाती है। हरे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं होगी। दुनिया आपको और नजर से देखेगी कि गुलाम कौम कभी ऊपर नहीं, उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। गुलाम कौम सिर्फ इंसाफ से आजाद होती है, और यह हकीकी आजादी की तहरीक है ही इंसाफ लेने के लिए। जब तक हमारे हकूक नहीं मिलते, इंसाफ हमें नहीं मिलता, हमारी अदलिया हमारे हकूक की हिफाजत नहीं करती ताकतवर से, जब तक ताकतवर कानून में नहीं आता, कानून के नीचे नहीं आता, जब तक इस मुल्क की जो पोटेंशियल है,
جو اللہ نے اس ملک میں صلاحیتیں دی ہیں، جو اثاثے دیے ہوئے ہیں اس ملک کو، جو نعمتیں بخشی ہیں، وہ صرف تب اوپر آئیں گی جب اس ملک میں انصاف ہوگا، قوم آزاد ہوگی، آزاد قوم میں ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے اور اس کے بعد خوشحالی آتی ہے۔ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک سے، اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو، لیکن اس کے لیے سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔